नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट आरएनए के ऑनलाइन सेशन में मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर आप लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल हमने बर्न के बारे में आपसे चर्चा करी थी कि बर्न जब होता है तो कितने डिग्रीज का बर्न होता है और बर्न कितने तरीके के हो सकते हैं। हमने आपको बताया था बर्न का क्या मतलब है। तो सीधा सा मतलब बर्न का टिश्यू इंजरी होता है, सेल इंजरी होता है। अगर वो सेल इंजरी किसी केमिकल से, किसी डिग्री ऑफ हॉटनेस से या स्केल्डिंग हो जाए, आपको मैंने बताया था लिक्विड से स्केल्ड होता है। टिश्यू इंजरी अगर हो रही है डिग्री ऑफ हॉटनेस से, तो वो सारे के सारे जो केसेस हैं वो बर्न के अंदर आते हैं। इंजरी मैकेनिकल भी हो सकती है, इंजरी केमिकल भी होती है। तो केमिकल इंजरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बर्न। तो बर्न जब हम बात करेंगे तो 4 अलग अलग डिग्रीज बर्न की हमने बात करी थी लास्ट क्लास के अंदर। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। आपको चारों डिग्री के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन ये होता है, फर्स्ट डिग्री के अंदर केवल एपिडर्मिस प्रभावित होती है, निकोल्सी साइन उसमें आता नहीं है। सेकंड डिग्री, निकोल्सी साइन हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में कि अगर आप स्किन को रब करोगे तो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों सेपरेट हो जाएगी। एपिडर्मिस डर्मिस के ऊपर स्लाइड करके निकलने लग जाएगी, ऐसा स्वेलिंग की वजह से हो जाता है। और निकोल्सी साइन फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर देखने को नहीं मिलता दोस्तों। सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर हमने एपिडर्मिस को इन्वॉल्व किया था, साथ साथ में डर्मिस को भी इन्वॉल्व किया था। अब डर्मिस आपकी कितनी इन्वॉल्व हुई है? डर्मिस का कुछ भाग ही इन्वॉल्व हुआ है या पूरी की पूरी डीपर डर्मिस इन्वॉल्व हो गई है? तो ये दोनों सेकेंड डिग्री बर्न थे। थर्ड डिग्री बर्न के अंदर हमने देखा था एपिडर्मिस भी आपकी डैमेज होती है, डर्मिस भी आपकी डैमेज होती है, साथ साथ में उसके अंडरलाइंग टिश्यू भी डैमेज होने लग जाते हैं, जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यूज। तो वो भी बर्न का थर्ड डिग्री बर्न का पार्ट कहलाता है। फोर्थ डिग्री बर्न सबसे खतरनाक बर्न होता है। इसके अंदर स्किन, साथ साथ में स्किन का एपिडर्मिस, डर्मिस, जो अंडरलाइंग टिश्यूज है मतलब हाइपोडर्मिस के पार्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और साथ साथ में मसल्स और बोन्स या दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। तो वो फोर्थ डिग्री बर्न होता है, सबसे खतरनाक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न अधिकतर फोर्थ डिग्री बर्न की कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों। और जो लिक्विड से बर्न होता है, जैसे तेल से जल गया कोई, पानी से जल गया कोई, या कोई गर्म पेय पदार्थ था वो गिर गया, चाय गिर गई, बच्चों के ऊपर अक्सर देखिए आप चाय गिर गई, इस तरीके के केसेस होते हैं। तो ये सब सेकेंड डिग्री बर्न के एग्जाम्पल्स के अंदर दोस्तों आते हैं। ठीक है, हमने कल बर्न सरफेस एरिया के लिए रूल ऑफ 9 पढ़ा था, वॉलेस का। आपको मैंने बताया था, मैंने बोला था बच्चों के अंदर एक अलग फॉर्मूला काम में आता है, और जो बच्चों के अंदर फॉर्मूला काम में आएगा वो भी कुछ फॉर्मूला है, उसको हम आज थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो बर्न में जो सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया कैलकुलेट हुआ है, एडल्ट के लिए आपने जो मेथड काम में लिया था वॉलेस का रूल ऑफ 9 मेथड था। ठीक है, लेकिन इन चिल्ड्रन में आप कैसा मेथड काम में लेंगे? देखिए, इन चिल्ड्रन सरफेस एरिया अगर आपको एस्टिमेट करना है, एस्टिमेशन ऑफ सरफेस एरिया इन चिल्ड्रन, एस्टिमेशन ऑफ बर्न सरफेस एरिया, बर्न सरफेस एरिया इन चिल्ड्रन। बच्चों में बर्न सरफेस एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? बड़ा ही साधारण सा मेथड है दोस्तों। ये जो मेथड है रूल ऑफ 5 इसको कहा जाता है, और लिंक एंड ब्लॉकर नाम के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया था। लिंक एंड ब्लॉकर, ये जो रूल दिया था किसने दिया था? लिंक एंड ब्लॉकर। इसको रूल ऑफ 5 भी बोला जाता है क्योंकि इसमें 5% का इस्तेमाल होगा। देखिएगा आप, 10 and 5% इज यूज। बच्चा अगर 0 से 5 साल के बीच का है तो किस तरीके से बर्न कैलकुलेट करेंगे आप? और अगर बच्चा 6 से 10 साल के बीच का है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? देखिए आप, ये 0 to 5 years ऑफ एज है, 0 to 5 years ऑफ एज है। देखो, ये 2 भागों में तोड़ रहा हूं, ये थोरैक्स है और ये एब्डोमेन है। यहां पर भी मैं 2 भागों में तोड़ देता हूं, एक थोरैक्स और एक एब्डोमेन। ठीक है ना दोस्तों? अब रूल ऑफ 5 कैसे आप लोग इस्तेमाल में लेंगे? ये किन बच्चों के लिए है ये वाला फॉर्मूला? ये 6 to 10 years एज के लिए है, 6 to 10 years एज के लिए है।
ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा बड़ा साधारण सा इसमें नियम है, आपको पूरा बोर्ड नजर आ रहा होगा। 0 to 5 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उसमें जो हेड का पार्ट होता है और नेक का पार्ट होता है उसको 20% माना जाता है। मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, इसको मैं यहां लिख देता हूं 20%। ठीक है, 10% एंटीरियर हो गया और 10% पोस्टीरियर हो गया। तो रूल ऑफ 5 के अंदर अगर 0 to 5 ईयर्स का बच्चा है तो जो हेड और नेक का पार्ट है वो 20% होगा। अपर लिम्ब ऑफ कोर्स 10% होगा। ये जो अपर लिम्ब है इसका भाग 10% माना जाएगा एक का, तो इसका कितना हो गया, ये भी 10 हो गया। ठीक है, अब इस 10 में से 5% एंटीरियर है और 5% पोस्टीरियर है। एंटीरियर 5% एंड पोस्टीरियर 5%। ठीक है दोस्तों, अच्छा थॉरेक्स का जो पार्ट है वो भी देख लीजिए। ये जो थॉरेक्स का पार्ट है उसका कैलकुलेशन होगा 20%। ये जो थॉरेक्स का पार्ट है इसका कैलकुलेशन होगा 20%। मतलब इसका एंटीरियर वाला जो पार्ट है वो 10% होगा और इसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो भी 10% होगा दोस्तों। इसी तरीके से एब्डोमेन सेम 20%। इस 20% में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर 10% एंड पोस्टीरियर 10% दोस्तों। तो थॉरेक्स और एब्डोमेन भी कवर हो गया, आपका अपर लिम्ब कवर हो गया। अब बचा कौन सा, केवल लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब, एक लोअर लिम्ब 10% का, क्योंकि बच्चा है 0 to 5 ईयर ओल्ड, 10%। इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर आप कर लीजिए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर 5% एंड पोस्टीरियर 5% दोस्तों। अब देख लीजिए आप, 20% तो ये हो गया हेड एंड नेक, 10 ये और 10 ये, तो ये भी 20 मान लू मैं। तो 20 एंड 20 कितना हुआ, एंड में जोड़ लेंगे। थॉरेक्स 20, एब्डोमेन 20, लेग दोनों 10 10 20, 1 2 3 4 5, तो 100% हो गया ना दोस्तों। देख लीजिए आप। तो दिस इज द रूल गिवन बाय लिंक एंड ब्लॉकर। लिंक एंड ब्लॉकर नाम के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। 0 to 5 ईयर्स का अगर बच्चा है तो बर्न के एरिया का कैलकुलेशन रूल ऑफ 9 से आपको नहीं करना है, तो रूल ऑफ 5 से कैलकुलेशन करना है दोस्तों। बड़ा ही आसान सा रूल है। इसमें हेड एंड नेक को 20% माना गया है, अपर लिम्ब को इसमें 10% माना गया, एक अपर लिम्ब को, दोनों अपर लिम्ब तो 10 एंड 10 20 हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बनाया जैसा चित्र वैसा आप लोग बना लीजिए। थॉरेक्स को 20% माना गया, एंटीरियर पोस्टीरियर तोड़ लीजिए 10% हो जाएगा। एब्डोमेन को 20% माना गया है, एंटीरियर पोस्टीरियर में तोड़ लीजिए 10 हो जाएगा। लेग जो है इसमें 10% माना गया है, एक लोअर लिम्ब को 10 माना गया, तो दोनों लोअर लिम्ब कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10 और 10 20 हो जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से 100% पूरा हो जाएगा। ये रूल किसके लिए है, ये 0 to 5 ईयर्स के लिए। आप लोग इसको बना लीजिए जल्दी से पॉज करके एक बार। दूसरा, अगर 6 to 10 ईयर्स ओल्ड अगर बेबी है तो किस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए, मैं यहां इसको मिटा रहा हूं, और अगर बेबी 6 to 10 ईयर्स का है तो किस तरीके से बनाएंगे। तो ये जो हेड एंड नेक का पार्ट होता है इसको 10 से 15% मान लिया जाता है, हेड एंड नेक। ठीक है ना। ये जो लेग है ये बड़े होते हैं बच्चे में, थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा, इसको भी 15%, एक को 15% माना है तो दो को 30 हो जाएगा दोस्तों। बाकी सब कुछ समान होता है। ये 10%, थॉरेक्स 20% और एब्डोमेन 20%। ठीक है दोस्तों, बाकी सब कुछ समान है, बाकी सब कुछ समान है। बस हेड एंड नेक को 15% मान लिया, 10 to 15। लोअर लिम्ब, एक लोअर लिम्ब को 15% मान लिया है, बाकी सब कुछ समान है। एक अपर लिम्ब को 10 माना है, तो दो अपर लिम्ब 10 और 10 20 हो जाएंगे। थॉरेक्स को 20, एब्डोमेन को 20। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर अपन जोड़ेंगे तो लगभग कितना जुड़ेगा, देखिए 15 और 15 ये कितने हो गए, 30। ये एब्डोमेन कितना है, 20। थॉरेक्स कितना है, 20। अपर लिम्ब राइट और लेफ्ट कितने हो गए, 20 प्लस लगभग 10 से 15 ये आ गया। दीज आर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो आप जोड़ोगे तो 30 और 20, 50 और 20, 70 और 20, 80 लगभग आ गया। 30 40 50 60 70 80 90, सॉरी 90 आ गया। 30 और 20 50 60 70 80 90 और ये लगभग अप्रोक्सीमेट 100%। तो 6 to 10 ईयर्स के लिए कैलकुलेशन होगी। ये जो दो मैंने अलग अलग चित्र बनाए आप समझ पा रहे होंगे, एक जो चित्र है वो 0 to 5 ईयर्स के लिए है और एक जो चित्र है वो 6 to 10 ईयर्स के लिए है दोस्तों। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर कितना माना था 10%, यहां पर कितना माना था 10%। इसको बदल के इन्होंने क्या कर दिया 10 to 15 और 15, बाकी दोनों समान है। 0 to 5 ईयर्स के लिए ये काम में आएगी कैलकुलेशन। थॉरेक्स और एब्डोमेन को कैसे तोड़ दिया इन्होंने, थॉरेक्स को 20% माना, एब्डोमेन को भी 20% माना, अपर लिम्ब को भी
यहां पर 20 मतलब तोड़ दिया, 10% बना। ये एक तरफ का हाथ है, एक तरफ का पांव है, ठीक है दोस्तों। तो 0 to 5 के लिए ये होगा और 6 to 10 ईयर्स के लिए होगा। एक ही बोर्ड पे आप लोग देख लीजिए आराम से, ये देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब आपने बर्न तो कैलकुलेट कर लिया। बर्न के लिए 2 प्रायोरिटी हमेशा याद रखनी है आपको। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एयरवे मैनेजमेंट होता है, तो एयरवे हमेशा मैनेज होना चाहिए। 100% ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा दोस्तों। बर्न का केस अगर अस्पताल में एडमिट होगा तो 100% ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। एयरवे अगर क्लीन नहीं है मरीज का तो इंट्यूबेट करना पड़ेगा मरीज को। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा एयरवे क्लियरेंस ही होगी। सेकेंड प्रायोरिटी जो होगी वो होगी फ्लूइड मैनेजमेंट। तो फ्लूइड, अब बर्न का केस हो गया तो फ्लूइड मैनेज कैसे करना है। फ्लूइड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बर्न के केस में हाइपोवोलीमिया डेवलप हो ही जाएगा। हाइपोवोलीमिया, बहुत सारा प्लाज्मा लॉस हो जाएगा। बर्न में प्लाज्मा लॉस होता है, ब्लड के वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा हो गया क्योंकि उसका लिक्विड पार्ट जल चुका है। ब्लड अगर गाढ़ा है मतलब विस्कस है तो उसको फ्लो करने में भी तकलीफ होगी। किडनी में भी ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। रीनल फेलियर में मरीज जा सकता है आपका। इसलिए हाइपोवोलीमिया को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको हाइपोवोलीमिया को कवर करना है तो फ्लूइड की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई बर्न का मरीज आ गया, आप फ्लूइड लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, या एक ही ड्रिप टांग दी वो चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, या बहुत सारी ड्रिप लगे जा रही है, लगे जा रही है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। फ्लूइड का कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो फ्लूइड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पार्कलैंड के फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज द बर्न सरफेस एरिया। आपको बर्न सरफेस एरिया अगर समझ में आ गया है तो कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड फॉर रेस्टिट्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, पार्कलैंड फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड। दोस्तों आशा कर रहा हूं क्लासेस आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड फॉर रेस्टिट्यूशन इन केसेस ऑफ बर्न। बर्न के केसेस में किस तरीके से फ्लूइड का इस्तेमाल आप लोग करने वाले हैं, देखिए इस फॉर्मूले का नाम है पार्कलैंड, PARKLANDS, पार्कलैंड्स। पार्कलैंड नाम के वैज्ञानिक ने इस फॉर्मूले को दिया, इसको बोलते पार्कलैंड्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आखिर होता क्या है, देखिए इस फॉर्मूले में क्या होता है, देखिए इस फॉर्मूले में क्या होता है। पार्कलैंड का फॉर्मूला बड़ा ही प्रसिद्ध फॉर्मूला है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। पार्कलैंड फॉर्मूला 4 ml पर केजी इंटू टोटल बर्न सरफेस एरिया, 4 ml पर केजी बॉडी वेट इंटू टोटल बर्न सरफेस एरिया। इतना फ्लूइड आपको 24 घंटे में लगाना है। 4 ml फ्लूइड पर केजी इंटू टोटल बर्न सरफेस एरिया। टोटल बर्न सरफेस एरिया कैसे निकालना है अभी मैंने आपको बता दिया। बच्चों में कैसे निकालना है, बड़ों में कैसे निकालना है, दोनों में पार्कलैंड फॉर्मूला इस्तेमाल में ले सकते हो आप। लेकिन बर्न सरफेस एरिया कैसे निकालना है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। 4 ml पर केजी इंटू टोटल बर्न सरफेस एरिया, ठीक है। ये पार्कलैंड का फॉर्मूला है। मतलब एग्जाम्पल मान लीजिए, एक सूत्र मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एग्जाम्पल कि एक 12 साल का लड़का है, तो रूल ऑफ 9 काम में लिया आपने। 12 साल का लड़का, उसको बर्न हो गया है और उसको 30% बर्न है। कितने प्रतिशत? 30% बर्न है। आपको पार्कलैंड के सूत्र से पता करना है कि कितना फ्लूइड उसको लगेगा 24 घंटे में, ठीक है। अच्छा, इस बच्चे का जो वजन है वो लगभग 40 किलो है। कितना है? 40 किलो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। तो पार्कलैंड का सूत्र बोलता है कि 4 ml फ्लूइड आपको लगाना है इंटू पर केजी। तो टोटल कितना केजी बॉडी वेट, इसका कितना किलो का बच्चा है? 40 किलो का बच्चा है, तो 40 किलो लगा लीजिए। ये लीजिए 40 किलो, 40 इंटू टोटल बर्न सरफेस एरिया। कितना बर्न हुआ है? 30% बर्न हुआ है, तो 30% लिख दीजिए, 30 लिख दीजिए। इसको सूत्र को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 4 जा 16, 160 इंटू 30, 36 18, 480 ml। ये देखिए, आप समझ पा रहे हो मेरी बात। 4 4 जा 16, 160 नॉट 480, 4800, सॉरी 4800, 2 जीरो है ना, 2 जीरो लगा दिया हमने। तो करीब करीब 5000 ml फ्लूइड यहां पर इस्तेमाल में आएगा 24 आवर्स में। किस तरीके से आएगा देखो, ये जो भी फ्लूइड आपने कैलकुलेट किया है, देखो ये आप समझ गए ना,
ये 2 जीरो क्यों लगाए मैंने, क्योंकि 2 जीरो इसलिए 2 जीरो लगाए, कैलकुलेशन किया, कुछ नहीं किया है। देखो 6 3 18, 3 3 4 48, 0 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। अब फ्लूइड लगेगा कैसे, देखो आधा फ्लूइड आपको लगाना है 8 आवर्स में, बाकी बचा हुआ आधा फ्लूइड आपको लगाना है 16 आवर्स में। ये ध्यान रखना है आपको। दिस इज द पार्कलैंड फॉर्मूला, ये याद रख लीजिए आप, पार्कलैंड फॉर्मूला, ठीक है। पार्कलैंड फॉर्मूला बोलता है 4 ml पर केजी बॉडी इनटू बॉडी सरफेस एरिया। आप लोग फ्लूइड कैलकुलेट कर लीजिए, जितना भी फ्लूइड आता है उसमें से आधा फ्लूइड 8 आवर्स में लगा लीजिए, बाकी बचा हुआ आधा फ्लूइड आपको 16 आवर्स के अंदर लगाना होगा। दिस इज द पार्कलैंड फॉर्मूला, ये याद रखिए, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप इफेक्ट ऑफ बर्न, अलग अलग बॉडी के अलग अलग जगह पर बर्न का क्या इफेक्ट हो रहा है, हार्ट पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा दिल टूटते हैं बर्न होने पे, ये ऐसा भी होता है दिल टूटने की वजह से बर्न हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड इज द इफेक्ट ऑफ बर्न। बर्न का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ बर्न, इफेक्ट ऑफ बर्न, इफेक्ट ऑफ बर्न। पहला, दिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या लगता है, मैंने बोला बर्न में बहुत सारा प्लाज्मा लॉस हो जाता है, ब्लड की कमी होने लग जाती है, फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाने लग जाता है, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, नहीं होगा। हार्ट के पास ब्लड आएगा ही कम, तो हार्ट बार उसको पंप कैसे करेगा, तो कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। आप समझ पा रहे हो ना। देखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत आसान है, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके बर्न अगर किसी को डेवलप हो गया है तो अलग अलग सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ब्लड, क्योंकि बर्न हुआ है तो स्किन की सरफेस जल गई है तो कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज हुई है। कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई है क्योंकि बर्न हुआ है, बर्न हुआ है तो एपिडर्मिस और डर्मिस जली है, या एपिडर्मिस का भाग जला है तो भी जो अंदर ब्लड कैपिलरीज थी स्किन के अंदर उसमें से प्लाज्मा लीकेज होना चालू हो गया है। कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज होने की वजह से प्लाज्मा लीकेज हो गया है। आप समझ रहे हो, तो कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई तो प्लाज्मा लीकेज हुआ दोस्तों, प्लाज्मा लीकेज हुआ दोस्तों। जैसे ही प्लाज्मा लीक होने लगा आपके बॉडी के अंदर से, तभी बहुत सारा ब्लड का लिक्विड पार्ट लॉस हो गया दोस्तों, इसलिए हाइपोवोलीमिया डेवलप हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि बर्न में कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बहुत सारा प्लाज्मा लीक हो जाता है, बर्न में जल जाता है, बाहर निकल जाता है, तो इसलिए ब्लड में प्लाज्मा की कमी हो जाती है। ब्लड में 55% तो लिक्विड पार्ट है ना प्लाज्मा, बाकी 45% सॉलिड पार्ट है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है दोस्तों, ठीक है। तो क्योंकि कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, प्लाज्मा लीकेज हुआ है, इसलिए जरूर हाइपोवोलीमिया डेवलप हुआ है, ठीक है दोस्तों। हाइपोवोलीमिया आपके बॉडी में डेवलप हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, देखो जैसे हाइपोवोलीमिया हो गया है, कार्डिक आउटपुट 100% डिक्रीज हुआ होगा दोस्तों। मैंने अभी बताया आपको हाइपोवोलीमिया हुआ है तो डिक्रीज हो गया है कौन, कार्डियक आउटपुट। सीओ मतलब क्या है, कार्डिक आउटपुट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मत समझ लेना इनको, ये क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चल रहा है इसलिए मैंने सीओ मतलब कार्डिक आउटपुट लिखा है यहां, ठीक है। तो हाइपोवोलीमिया अगर आपके बॉडी में होता है तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। हार्ट अगर ब्लड को एफिशिएंटली पंप कर रहा होता, पूरा पूरा ब्लड आगे जा रहा होता तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता, लेकिन आउटपुट ही कम हो गया है तो ऑफकोर्स भाई मोटर जो है वो पानी जितना खींचती हो, खींचना पानी कम हो गया, पानी आ ही कम रहा है, तो मोटर की क्या गलती है, हार्ट तो नॉर्मली धड़क रहा है, लेकिन जब पानी आ ही कम रहा है तो टंकी में भी पानी कम ही भरेगा, तो ऊपर ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्या कहते हो आप लोग, ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो गया, बहुत बढ़िया, साथ साथ में एक खास कंडीशन डेवलप होगी। सुनिए मेरी बात, आप लोगों ने हीमेटोक्रिट का नाम सुना है क्या, हीमेटोक्रिट क्या होता है, हीमेटोक्रिट अगर आपने नाम सुना हो तो हीमेटोक्रिट क्या होता है। देखो दोस्तों हीमेटोक्रिट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने किसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड को ले लिया, ले लीजिए,
इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में लगा दीजिए। फिजियोलॉजी की किताब पढ़िए, फिजियोलॉजी में लिखा हुआ है ब्लड के अंदर हीमेटोक्रिट किसे कहते हैं। मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट अ फिजियोलॉजी क्लास, नहीं तो मैं पूरा फिजियोलॉजी एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको। तो ये जो हीमेटोक्रिट है क्या होता है, ब्लड को आप किसी टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दीजिए, 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से उसे घुमाइए, 30 मिनट तक घुमाइए। 30 मिनट तक घुमाने के बाद में आपको ब्लड जब बाहर निकालोगे तो ऐसा नजर आएगा। इसमें आरबीसी नीचे सेटल होगी और ऊपर एक लिक्विड तैर रहा होगा, इस लिक्विड को हम बोलेंगे प्लाज्मा है, नीचे ये आरबीसी है। आरबीसी लगभग 45% होती है। एक व्हाइट बफी कोट नजर आएगी, इसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। प्लेटलेट्स यहां पर नजर नहीं आती, ठीक है दोस्तों। तो जो ब्लड नीचे सेटल हुआ है ना, ब्लड जो नीचे जम गया है, कितना प्रतिशत है ये, लगभग 45% है मान लीजिए। महिलाओं में कम होता है, पुरुषों में ज्यादा। महिलाओं में क्योंकि हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से ब्लड लॉस होता है, तो हीमेटोक्रिट महिलाओं में पुरुषों के कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है दोस्तों। तो हीमेटोक्रिट जो है ये आरबीसी का परसेंटेज है, द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन होल ब्लड, द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन होल ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोक्रिट। यहां कितना प्रतिशत है, 45%। लेकिन बर्न अगर आपको हो गया है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप, मैंने बोला बर्न में प्लाज्मा लॉस होता है, बोला मैंने, तो ये प्लाज्मा लॉस हो गया, तो अगर आपने प्लाज्मा का अमाउंट कम कर दिया दोस्तों, तो आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो हीमेटोक्रिट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ध्यान से सुनना, वापस रिवाइंड करके सुन लीजिए। आरबीसी का परसेंटेज इन होल ब्लड, होल ब्लड में कौन कौन था, आरबीसी भी थी, प्लाज्मा भी था, डब्ल्यूबीसी भी था, प्लेटलेट्स भी था। हुआ क्या, जब बर्न हुआ तो प्लाज्मा लॉस हो गया, क्योंकि प्लाज्मा जल गया। कैपिलरी की परमेबिलिटी थी तो प्लाज्मा निकल के बाहर आ गया, ठीक है, प्लाज्मा की कमी हो गई। अब मेरी बात सुनना, मान लीजिए आपके प्लेट में 2 रोटी है, 2 सब्जी है। मान लीजिए बर्न की वजह से 1 रोटी जल गई, मान लीजिए, तो सब्जी की कंसंट्रेशन बढ़ गई ना, क्योंकि अब 2 सब्जी के कंपैरेटिवली कितनी रोटी बची है, एक ही। एक रोटी तो जल गई। पहले क्या था, रोटी भी बराबर थी, सब्जी भी बराबर थी प्लेट में। अब बर्न की वजह से मान लीजिए रोटी जल जाती है, 1 रोटी जल गई, बची कितनी, 1, तो सब्जी की कंसंट्रेशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बस उसी तरीके से ऐसा यहां हो रहा है। जब बर्न होता है तो प्लाज्मा लॉस होता है, प्लाज्मा जल जाता है, कैपिलरी की परमेबिलिटी की वजह से प्लाज्मा लीक हो जाता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जब प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाएगा, आरबीसी का वॉल्यूम तो कम नहीं हो रहा ना, आरबीसी तो उतनी है ना, तो हीमेटोक्रिट क्या हो जाएगा, राइज। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ब्लड के अंदर जो हीमेटोक्रिट होता है वो आरबीसी का परसेंटेज होता है, वो इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैंने बोला हीमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं। हीमेटोक्रिट का क्या होता है, हीमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा प्लाज्मा लॉस हुआ है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी इंटैक्ट है, डब्ल्यूबीसी बढ़ सकती है क्योंकि इंफेक्शन के चांस होते हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। लेकिन जो प्लेटलेट्स है वो भी जल जाती है, उसकी भी कमी हो जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो सकता है दोस्तों। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, प्लाज्मा लीक हो गया है, हाइपोवोलीमिया डेवलप हो गया है, साथ साथ में जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो गया है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है, हीमेटोक्रिट इंक्रीज हो गया है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारा प्लाज्मा लॉस होता है, तो प्लाज्मा के लीक होने की वजह से सोडियम तो हो जाता है कम और पोटेशियम हो जाता है ज्यादा। बताओ पोटेशियम ज्यादा क्यों हो जाता है, क्या कोई ये बता सकता है? इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस क्यों होता है इन बर्न? इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस आपको जोरदार बात सिखा रहा हूं मैं। देखो सोडियम जो है ये तो हो जाएगा डिक्रीज, क्यों? प्लाज्मा लॉस हुआ है, प्लाज्मा में बहुत सारा सोडियम होता है, प्लाज्मा लॉस होगा तो सोडियम भी लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। लेकिन पोटेशियम बढ़ जाता है, क्यों? हाइपरकैलीमिया डेवलप हो गया, पोटेशियम बढ़ जाता है, क्यों? अब सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान सुनिए। बर्न के मरीज को केला मत खिलाइए, केला में पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी भी टिश्यू को इंजरी होती है, पोटेशियम सेल में होता है, ठीक है। जब भी किसी सेल को, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं हम लोग, तो जब भी किसी सेल को या किसी टिश्यू को इंजरी होगी तो वो सेल डैमेज होगी, जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर आ जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। जब भी कोई टिश्यू को इंजरी होगी, क्या बर्न इंजरी नहीं है? बर्न इज ए इंजरी। जब भी किसी टिश्यू को इंजरी होगी तो सेल के अंदर से पोटेशियम
क्योंकि सेल डैमेज हो रही है तो पोटेशियम निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे पोटेशियम बाहर आ जाएगा तो कहां बाहर आएगा? हवा में, ब्लड में। तो ब्लड में आएगा तो पोटेशियम की मात्रा क्या हो जाएगी? आप देखिए, जब भी किसी मरीज को किडनी फेलियर होता है ना, तो डॉक्टर बोलता है इलेक्ट्रोलाइट चेक कराते रहना, इलेक्ट्रोलाइट चेक कराते रहना, इलेक्ट्रोलाइट चेक कराते रहना। क्यों चेक कराते रहना? वो देखता है ऐसा नहीं हो पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाए। अगर हाइपरकैलीमिया डेवलप हो जाएगा तो इसकी वजह से एनसिफेलोपैथीज डेवलप हो सकती है, कुछ ब्रेन के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं मरीज के। तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें, पोटेशियम की मात्रा बढ़ सकती है। तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही है क्यों? क्योंकि सेल इंजरी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सोडियम और पोटेशियम का क्या लफड़ा है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कैसे होता है, देखिए मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जीआई सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया बहुत जोरदार प्रभाव पड़ेगा, गजब का प्रभाव पड़ेगा। कर्लिंग अल्सर हो सकता है आपको। कर्लिंग अल्सर का नाम सुना है आपने? कर्लिंग अल्सर, जीआई सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हाइपोवोलीमिया डेवलप हुआ है। भैया देखो, मान लो किसी देश में पैसे की कमी हो गई है तो पूरे देश पे उसका प्रभाव पड़ेगा ना। अगर किसी देश में पैसे की कमी होगी तो पूरे देश पे उसका प्रभाव पड़ेगा। उसी तरीके से किसी शरीर में हाइपोवोलीमिया हुआ तो सभी ऑर्गन को प्रभाव पड़ेगा, तो जीआई सिस्टम को भी प्रभाव पड़ेगा। हाइपोवोलीमिया डेवलप होगा तो जीआई सिस्टम की ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। अगर इसकी ब्लड सप्लाई कम हुई तो पेट में जो म्यूकस बन रहा है ना दोस्तों, म्यूकस, वो म्यूकस को, जब भाई कोई भी चीज का निर्माण कब होगा? जब न्यूट्रिशन होगा। अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं क्लास कहां से लूंगा? न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो क्लास लूंगा। अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आप क्लास कहां से लोगे? अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो क्लास कैसे देखोगे? थक जाओगे आप। तो उसी तरीके से म्यूकस जो होता है, जो म्यूकस बनता है, म्यूकस की जो लेयर बनती है, लेयर, इसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज प्रोडक्शन हो जाता है। देखिए दोस्तों, ठीक है ना। जीआई सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ा? जीआई सिस्टम की ब्लड सप्लाई कम हुई क्योंकि हाइपोवोलीमिया था, इसलिए ब्लड सप्लाई कम हुई। तो जो म्यूकस की लेयर का निर्माण हो रहा था, वो म्यूकस की लेयर का निर्माण डिक्रीज हो गया। जैसे ही डिक्रीज हो गया तो एसिड की वजह से आपके अल्सर डेवलप हो सकता है। म्यूकस ही तो बचाता है ना आपको। ये आपका पेट है। अधिकतर मरीज जब मेरे पास आते हैं बोलते हैं हमें अल्सर कैसे हो गया बताओ, तो मैं उनको ये चित्र बना के बताता हूं। मैं बोलता हूं ये आपका पेट है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है ये रही, लेकिन आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पतली हो गई है और अंदर एक खतरनाक एसिड रहता है। आपके कमरे में कोई रहता है, आपके पेट में कोई एसिड रहता है, HCl। ये HCl क्या करता है? आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर गिरता है। क्योंकि आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन अभी सही सलामत है, ये रही, इसलिए इसने आपके पेट को बचा रखा है। जिस दिन आपकी म्यूकस लेयर खराब होने लगी, डैमेज होने लगी, जिस दिन आपकी म्यूकस लेयर डैमेज होने लगी, जिस दिन आपकी म्यूकस लेयर डैमेज होने लगी, तो ये एसिड क्या करेगा? अपना प्रभाव दिखाएगा दोस्तों। मान लीजिए ये म्यूकस मेम्ब्रेन यहां से पतली हो गई, डैमेज हो गई। अब ये एसिड क्या करेगा? गिरेगा, यहां गिरेगा तो अल्सर डेवलप नहीं हुआ ये, हाँ। और इसी को हम बोलते हैं कर्लिंग अल्सर, CURLING, कर्लिंग अल्सर। ठीक है दोस्तों। तो जीआई सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ा है दोस्तों? जीआई सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ा है दोस्तों? कर्लिंग अल्सर डेवलप हो गए हैं, कर्लिंग अल्सर। ठीक है दोस्तों। और ये ऑफ कोर्स इस पेप्टिक अल्सर, देखो कोई स्टमक अल्सर और कोई ड्यूडिनल अल्सर नहीं होते, ये सब बेकार बात है। हम सबको क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर डिजीज। दिस इज नॉट कि पेट में अल्सर है, ड्यूडिनम में अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको क्या बोलोगे? पेप्टिक अल्सर डिजीज है। ठीक है। तो ऐसा जैसे कई लोग बोलते हैं ना गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, तो गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर क्या होते हैं? कुछ नहीं, पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है। ठीक है ना। तो यहां पर पेप्टिक अल्सर डेवलप हो रहे हैं, कर्लिंग अल्सर डेवलप हो रहे हैं। ये कर्लिंग अल्सर कैसे अल्सर है? पेप्टिक अल्सर। ऐसे नहीं कि मैंने पेट बना दिया तो आप लिख दो इसको कि ये गैस्ट्रिक अल्सर है, आपको इसको पेप्टिक अल्सर की श्रेणी में ही रखना है। ठीक है दोस्तों। तो ये जीआई सिस्टम पे प्रभाव पड़ा है। अब बताइए किडनी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? रीनल सिस्टम पे बता सकते हैं आप? वही सेम प्रभाव रीनल सिस्टम पे। रीनल बॉन्ड की वजह से रीनल सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ा? बड़ा सिंपल प्रभाव पड़ा भैया, हाइपोवोलीमिया डेवलप हुआ। हाइपोवोलीमिया 2 किडनी हो गया तो ग्लोमेरुलर इंजरी हो गई।
इसको बोलते हैं एक्यूट किडनी फेलियर, ठीक है ना, या एक्यूट रीनल फेलियर, या इसको बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, या इसको बोलते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलर इंजरी। इंजरी मतलब चोट, इंजरी, क्योंकि सप्लाई पूरी नहीं आएगी तो न्यूट्रिशन कम मिलेगा, सेल डैमेज हो सकती है, डेड हो सकती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी, आपके बॉडी में से जो किडनी को सफाई का काम करना है, जो क्रिएटिनिन के लेवल्स हैं वो बहुत रेज हो जाएंगे, 4, 5, 6 रेज किडनी की, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, जेंथेनिन, हाइपोजेंथेनिन सब बढ़ जाएंगे, बॉडी में गंदगी बढ़ जाएगी, स्किन में प्रूराइटिस हो सकता है, क्योंकि गंदगी जब स्किन में इकट्ठी होगी तो प्रूराइटिस होगा, इचिंग डेवलप होगी, ठीक है। साथ साथ में जॉइंट्स में पेन हो जाएंगे, क्योंकि यूरिक एसिड अगर बढ़ गया बॉडी में तो जॉइंट में इकट्ठा होने लग जाएगा, गाउट जैसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जॉइंट में पेन हो सकता है दोस्तों। तो रीनल सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ा, हाइपोवोलेमिया हुआ तो ग्लोमेरुलर इंजरी होने लगी, तो एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर डेवलप हो सकता है, जिसके अंदर आपके बॉडी में क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, जेंथेनिन, हाइपोजेंथेनिन इन सब की मात्रा बढ़ सकती है दोस्तों। और अगर आप कोई दवा खा रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे खराब कंडीशन होगी, क्योंकि मान लीजिए किसी मरीज को डायबिटीज थी, वो दवा खाता था मेटफॉर्मिन, वो दवा उसके बॉडी के अंदर उसने खाई, वो जल गया, हाइपोवोलेमिया हो गया, और हाइपोवोलेमिया जला कोई दूसरे कारण से, ठीक है, उसने दवा खा रखी है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम दवा खाते हैं तो किडनी उसको वापस बाहर निकाल देती है। आपने फार्मेसी में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा फार्मेसी में, नहीं तो पढ़ लीजिए आप। एलिमिनेट, ड्रग एलिमिनेट कैसे होती है बॉडी में से, ठीक है, एक तो लीवर से हो जाती है फर्स्ट बाईपास, एक किडनी से होती है, ठीक है। तो किडनी क्या करेगी, मेजर रोल प्ले करती है किसी ड्रग को एलिमिनेट करने का। अगर आपकी किडनी काम नहीं करेगी तो ड्रग आपकी बॉडी में ही रहेगी। मतलब अगर आपने मेटफॉर्मिन खा रखी है तो मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया करती रहेगी और आपकी बॉडी में जबरदस्त हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो सकता है दोस्तों। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और मेटफॉर्मिन खाते हैं और बाद में आपको बर्न हो गया, कोई कारण से हाइपोवोलेमिया हो गया, किडनी को शॉक लग गया, ऐसी कंडीशन में किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है, तो आपको हाइपोवोलेमिया डेवलप हो सकता है दोस्तों, ठीक है। हाइपोवोलेमिया डेवलप हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो सकता है, शुगर की मात्रा कम होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो बार बार कम कर रहा है। कौन? मेटफॉर्मिन। क्योंकि मेटफॉर्मिन की मात्रा ब्लड में घूमे जा रही है। क्यों घूमे जा रही है? क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोमेरुलर इंजरी आपको हो सकती है। तो रीनल सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया बड़ा सिंपल मेथड है, देखो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा बताओ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का यूं बढ़ जाना, ऑक्सीजन का लेवल्स यूं घट जाना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहलाता है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो सकता है दोस्तों। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो सकता है। देखो मान लीजिए ये कोई इंसान है और कहीं बर्न के एरिया में ये या कहीं बर्न हो गया, और बर्न होने की वजह से ये बर्न की चपेट में आ गया। यहां बर्न हो गया, कोई बर्न है और ये बर्न की चपेट में आ गए भाई साहब। अब होगा क्या, इतना सारा स्मोक निकलेगा, इतना सारा धुआं निकलेगा कि इतने धुएं की वजह से, इतना सारा धुआं यहां पे निकलने लगेगा। इस धुएं की वजह से धुआं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकता है दोस्तों, इसकी किडनी के अंदर पहुंच सकता है दोस्तों। ये देखो, ये देखो, इतना सारा जो धुआं है, ये धुआं इसकी किडनी के अंदर लंग्स के अंदर पहुंच सकता है दोस्तों, लंग्स। और इतना सारा धुआं जब इसकी लंग्स के अंदर पहुंच चुका है, अब इसको चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इसको डिस्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हाइपोक्सिया, डिस्निया, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। आपसे पूछे क्यों डिस्निया होगा? देखिए आप, क्योंकि ये जो इसकी फ्यूम्स निकल रही है, इसके जो वेपर्स निकल रहे हैं, धुआं, स्मोक निकल रहा है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया, ये लंग्स के अंदर पहुंच गया। और लंग्स के अंदर पहुंचने की वजह से इसने रास्ते में ऑक्सीजन को आने नहीं दिया, धुआं पहुंच चुका है। जब कोई चीज जलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बड़े ही जहर की तरह आपके बॉडी पे काम करेगी। देखिए कैसे, मैं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और सिम्टम्स बताता हूं। देखिए आप, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड CO की पॉइजनिंग, और साथ साथ में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं आपको।
देखिए दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी आपके बॉडी में गई है। मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में 1 से 10% है, तब कुछ खास सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। दिस इज नॉर्मल। 1 से 10% में कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते। इतनी कार्बन मोनोऑक्साइड अगर जाती है, आप गाड़ी चलाते हैं, रास्ते में जाते हैं, धुआं होता है, इतने लेवल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन 11 से 20% हो जाए तो फ्लशिंग और डिस्निया प्रोड्यूस हो सकता है। 11 से 20% अगर हो जाए तो फ्लशिंग हो सकता है, फ्लशिंग, डिस्निया डेवलप हो सकता है। फ्लशिंग समझते हैं आप लोग? फ्लशिंग का मतलब होता है एकदम से गर्मी, हीट लगना और चेहरा एकदम लाल 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 हो जाना, इसको बोलते हैं फ्लशिंग। हीटिंग महसूस करना और चेहरा एकदम लाल लाल हो जाना फ्लशिंग कहलाता है। डिस्निया मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, लेबर्ड ब्रीथिंग होने लग जाना, सांस खींच खींच कर लेना। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 21 से 40% होती है दोस्तों, तो हेडेक डेवलप हो सकता है, ब्लरिंग हो सकती है विजन में। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 21 से 40% हो जाए बॉडी में, तो ऐसी कंडीशन में हेडेक डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? उसको ऑक्सीजन चाहिए। ब्लरिंग हो जाएगी विजन में, दिखने में तकलीफ हो सकती है आपको दोस्तों, ब्लरिंग हो जाएगी विजन में। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 21 से 40% हो जाए, ऐसा बर्न के अंदर देखने को मिल सकता है दोस्तों। 41 से 60% तक भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है दोस्तों। तो आपके स्किन में अजीब से डिस्कलरेशन डेवलप हो सकते हैं और आप बेहोश भी हो सकते हो, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। 41 से 60% डिस्कलरेशन होने लग जाएंगे। डिस्कलरेशन डेवलप होने लग जाएंगे, डिस्कलरेशन। साथ साथ में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है दोस्तों, LOC, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और सबसे खतरनाक, अगर 61% ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई तो इट मे बी लिथल। आप मर सकते हैं उसी जगह पे, चोकिंग होकर आपकी डेथ हो सकती है। तो दिस इज द लिथल कंडीशन। इसमें कोमा में भी मरीज जा सकता है। मरीज कहां पहुंच सकता है? यहां पे कोमा, ठीक है। तो यहां डिस्निया प्रोड्यूस हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव होगा? आप देख लीजिए, सिम्टम्स देख लीजिए आप। डिस्निया हुआ, दूसरा देखिए सिम्टम फ्लशिंग हुई, और देखिए सिम्टम ब्लरिंग हुई, हेडेक हुआ, ब्लरिंग हुई। इसलिए मैंने सारे लिख दिए उधर, आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ब्लरिंग ऑफ विजन, दिखने में तकलीफ, ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों में धुंधलापन, दिखने में तकलीफ, ब्लरिंग ऑफ विजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है आपको, अगर आप कोमा में आ सकते हैं, और लीथल डेथ भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब आपका हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब आपका हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉन्ड बनाता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बनाता है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है हीमोग्लोबिन तो क्या बोलोगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, वापस सुन लो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बनाता है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन का बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन का बॉन्ड नॉर्मली जो ऑक्सीजन से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रीनल सिस्टम मैंने बता दिया आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने बता दिया आपको। स्किन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? जबरदस्त प्रभाव पड़ता होगा। मार्जोलिन अल्सर के नाम सुना आपने? मार्जोलिन अल्सर, मार्जोलिन अल्सर के नाम नहीं सुना आपने? मार्जोलिन अल्सर। देखिए स्किन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। स्किन पर देखिए, स्किन पे क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो स्किन की इंटीग्रिटी लॉस होती है, इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए आपकी स्किन थी एकदम इंटैक्ट, बड़ी सूदिंग, यहां से यहां तक हिस्सा बर्न हो गया। अब क्या होगा? ये बर्न हुआ हुआ अजीब सा दिखाई देगा स्किन,
कंटूर बिगड़ गया स्किन का कंटूर बिगड़ गया, कंटूर डिस्टर्ब हो जाएगा। ओए, तो कंटूर बिगड़ गया, इंटीग्रिटी लॉस हो गई स्किन की, क्योंकि स्किन के जितने भी काम थे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको स्किन के सारे काम मैंने सेकंड क्लास में सिखाए थे, आप पढ़ लीजिए, उसमें स्किन के क्या क्या रोल थे वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, स्किन आपको इन्फेक्शन से बचाता है, स्किन आपको मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, स्किन आपको केमिकल से बचाता है, स्किन आपको एनवायरमेंट के अंदर जो गंदगी फैली हुई उससे बचाता है। ये सब होने लग जाएगा ना, मतलब कुल मिला के स्किन आपकी प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाएगी, प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाएगी। वन लाइन आंसर बता देता हूं, स्किन आपको प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाएगी, मतलब बार बार आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो सकते, कभी फंगल इन्फेक्शन हो गया, कभी इम्पेटिक हो गया, इस तरीके के आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई स्किन का घाव भरे ही नहीं और वो किसी ऑंको के केस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब उसने स्किन का कैंसर डेवलप कर लिया, ऐसे घाव को हम बोलते हैं मार्जोलिन अल्सर। तो स्किन का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जब बर्न में स्किन इन्वॉल्व हो गई, बर्न हो गया, स्किन तो इन्वॉल्व होनी है, अंदर बर्न कैसे, स्किन तो इन्वॉल्व होनी है, और कोई घाव डेवलप हो गया, वो घाव भरा ही नहीं और उसकी वजह से कोई कैंसर डेवलप हो चुका है, तो ऐसे घाव के लिए जो शब्द काम में आएगा उसको बोलेंगे मार्जोलिन अल्सर। तो स्किन का एक कॉम्प्लिकेशन है बर्न में, मार्जोलिन अल्सर, मार्जोलिन अल्सर। ठीक है दोस्तों, दिस इज मार्जोलिन अल्सर। जब स्किन में कोई ऐसा अल्सर हो, अल्सर मतलब घाव होता है दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अल्सर मतलब घाव, तो जब घाव डेवलप हुआ है, वो घाव भर ही नहीं रहा, जिसकी वजह से कोई कैंसर की कंडीशन डेवलप हो गई है उसी जगह पे, उसी साइट पे, तो ऐसे घाव के लिए शब्द काम में आएगा मार्जोलिन अल्सर। इट इज अ कॉम्प्लिकेशन फॉर द स्किन इन केसेस ऑफ बर्न। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ बर्न। बर्न का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। अब हम जो है नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी भैया। देखो आप वार्ड में, कभी कभी ऐसा होता है कि वार्ड में ही बर्न हो गया है कोई कारण से, तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज की हम कुछ बात कर रहे हैं। देखिए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। अगर वार्ड में बर्न हो जाए तो बर्न इन वार्ड, बर्न भैया आग लग गई है? लगती रहती है वार्ड में, बर्न है, सिस्टर आती है तब आग लगती रहती, क्यों? तो बर्न इन वार्ड, बर्न इन वार्ड। अगर बर्न इन वार्ड हो जाए तो आप क्या करेंगे, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नर्स आप क्या करेंगे, वहां से भाग जाएंगे, क्या करेंगे, फायर इन वार्ड। अगर फायर लग जाए वार्ड में तो क्या करेंगे, पेशेंट को वहां से शिफ्ट करिए, ऑक्सीजन सप्लाई को काटिए, फायर अलार्म को बजाइए। बर्न इन वार्ड, वार्ड में बर्न हो गया है, मान लो फायर इन वार्ड या बर्न इन वार्ड, तो क्या करोगे, क्या करोगे, हवन करोगे, क्या करोगे, हवन, क्या करोगे, पेशेंट को शिफ्ट करिए, पेशेंट को क्या किए, शिफ्ट, रेस्टिट्यूट कीजिए, उनको हटाइए वहां से तुरंत। दूसरा, ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए तुरंत। ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग। अगर आपको पाइप में ऑक्सीजन लीक हो गई ना भैया, पूरी बिल्डिंग ही जल जानी है, बता रहा हूं मैं, कसम से कोयला हो जाएगी। तो बर्निंग वगैरह हो गई है, आप ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दीजिए, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग। आप देखिए कई बार चूल्हा वूल्हा नहीं जलता तो क्या करते हैं, एक पाइप लेके से फूंक मारते ताकि जो ऑक्सीजन है वो वहां जाए। कार्बन डाइऑक्साइड बर्न को रोकती है लेकिन ऑक्सीजन बर्न को सपोर्ट करती है। अब आप बोलोगे जब फूंक मारते तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होगी, हाँ निकल रही है, लेकिन बीच में तो ऑक्सीजन है ना, वो आगे जाती है पहले, जिससे बर्न एकदम से बढ़ने लगता है। तो ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तीसरा काम आपको क्या करना है, महान काम करना है। तीसरा, जो सबसे लेट आते हैं ये लोग हैं, नहीं जल्दी आते हैं, मजाक कर रहा हूं, फायर अलार्म को बजाना है और बाद में फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो बर्न इन वार्ड में आप लोग क्या करेंगे, बर्न इन वार्ड होगा तो पेशेंट को शिफ्ट करेंगे, तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देंगे, काट देंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे और फायर अलार्म दबा देंगे। बाद में फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से, एबीसी बोलते हैं उसको, एक सिलेंडर आता है उसको एबीसी बोलते हैं, वो किसी भी तरीके के बर्न के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि
इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बर्न हुआ है, तो आपको केवल इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद करना है, पानी वानी का इस्तेमाल वहां पर बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बर्न अगर हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बर्न हो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बर्न तो हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बर्न डेवलप हुआ है इनवर्ड या कोई भी जगह पे, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देंगे। ठीक है, क्यों? स्विच बंद कर दीजिए, पूरा पैनल बंद कर दीजिए इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? आप पानी डालोगे अगर वहां पे, तो वहां पे और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नुकसान हो सकता है, बर्न और ज्यादा बढ़ सकता है दोस्तों। अच्छा देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी केमिकल से बर्न होता है किसी मरीज के, और वो अस्पताल में दौड़ के आता है, जैसे वो छपाक मूवी में आई थी वो हीरोइन दीपिका पादुकोण। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई केमिकल बर्न का मरीज आ गया, केमिकल बर्न का मरीज आ गया मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, तुरंत वॉश करोगे अफेक्टेड एरिया विद नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर। तुरंत नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर, इसका तुरंत इस्तेमाल कीजिए ताकि जो केमिकल है वो डाइल्यूट हो जाए, जो केमिकल की वजह से बर्न हुआ है और केमिकल के भाग जो स्किन पे पड़े हैं वो क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए। तुरंत नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताई है। अब देखिए मैनेजमेंट क्या करना होता है बर्न के केसेस में, मैनेजमेंट क्या करना होता है। देखिए भैया, ऐसा है कि जो बर्न के केसेस में जो मैनेजमेंट होगा उसको हमने 3 टुकड़ों में तोड़ रखा है। एक तो रेस्टिट्यूशन करना, शुरुआत का फेज, एक एक्यूट फेज, एक रिहेबिलिटेशन फेज। 3 फेजेस में हमने बर्न के मैनेजमेंट को तोड़ रखा है। मैनेजमेंट ऑफ बर्न 3 भागों में हमने इसको तोड़ रखा है। पहला भाग रेस्टिट्यूशन का फेज, इसको कई किताब वाले लिखते हैं इमरजेंसी फेज। इमरजेंसी का फेज, ये पहला फेज है, फर्स्ट। ठीक है, दूसरा फेज को हम बोलते हैं एक्यूट फेज, एक्यूट फेज। और तीसरे फेज को हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब फिर से नॉर्मल स्थिति उत्पन्न करना, रिहेबिलिटेशन। ये 3 से डिस्चार्ज होने के 3 से 4 वीक तक चलती है। ये 24 से 48 आवर्स से लेके डिस्चार्ज तक चलती है। और इमरजेंसी फेज जो है ये बर्न होने से 24 से 48 घंटे तक चलता है। मतलब कोई इंसान अगर जला है, 2 बजे जला है, तो 2 बजे से लेके 24 और 48 घंटे तक आगे तक ये इमरजेंसी रेस्टिट्यूशन का फेज चलेगा। दूसरा फेज होता है एक्यूट फेज, ये 24 से 48 घंटे के बाद चालू होता है। जब तक मरीज आपके अस्पताल में भर्ती है, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता, तब तक एक्यूट फेज चलता रहता है। फिर जब उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, डिस्चार्ज होने के 3 से 4 वीक्स तक आगे रिहेबिलिटेशन का फेज होता है। तो मैनेजमेंट आपको क्या करना है, देखो रेस्टिट्यूशन वाले फेज में क्या करना है, एक्यूट में क्या करना है, और आपको रिहेबिलिटेशन के फेज में क्या करना है। तीनों के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। पहले जो अपन बात कर रहे हैं वो इमरजेंसी फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एयरवे मैनेजमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने आपको बताया था। एक्यूट रेस्टिट्यूशन फेज में मरीज को बचाना जरूरी है, अभी तो मर नहीं जाए कहीं वो, और देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो सबसे पहला जो फेज है वो इमरजेंसी फेज या रेस्टिट्यूशन का फेज है, इस पे हम बात कर रहे हैं। इमरजेंसी फेज, इमरजेंसी फेज पहला फेज इमरजेंसी फेज। मैंने बताया इसको रेस्टिट्यूशन फेज भी बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन फेज भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो रेस्टिट्यूशन फेज है इसमें पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एयरवे होती है। एयरवे सबसे पहले देखिए कि मरीज का एयरवे खुला है कि नहीं, उसको सांस आ रही है कि नहीं, क्योंकि जब तक सांस है दोस्तों तब तक आस है दोस्तों। फर्स्ट प्रायोरिटी इज एयरवे क्लियरेंस। 100% ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन दीजिए विद नॉन रीब्रीदेबल मास्क, विद नॉन रीब्रीदेबल मास्क। ठीक है, तो 100% ह्यूमिडिफाई
ऑक्सीजन दीजिए विद नॉन रीब्रीदेबल मास्क, नॉन रीब्रीदेबल। समझते हैं कैसा होता है? कभी कभी देखिए आप मरीज के एक मास्क लगा हुआ होता है, मास्क में ऐसा बड़ा सा थैला होता है, देखिए नोट कीजिएगा कभी आप, मास्क लगा हुआ है और मास्क में एक बड़ा सा थैला लगा हुआ है, वो नॉन ब्रीदेबल मास्क है। देखिए आप लोग गूगल कर सकते हैं, खुद कीजिए गूगल, देखिए नॉन रीब्रीदेबल मास्क। इसमें जो सांस वो छोड़ता है वो वापस उस जब सांस लेता है तो वो नहीं आती, ठीक है, बस ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन चलती रहती है, सांस लेने के लिए छूटने के लिए बिल्कुल अलग ही चैम्बर होता है, ठीक है। तो नॉन रीब्रीदेबल मास्क। नहीं तो नॉर्मल मास्क में क्या होता है, आपने सांस छोड़ी, वहीं से सांस ले रहे हो, वहीं से सांस ले रहे हो, तो ये ऐसा मास्क है जिसमें ऑक्सीजन इनलेट बिल्कुल अलग रहेगा और जब आप छोड़ोगे तो जाएगी अलग, एक बीच में एक क्लोजेट बना हुआ है, ठीक है। तो नॉन रिब्रीदेबल मास्क है, 100% ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन का इस्तेमाल कीजिए, नॉन रिब्रीदेबल मास्क से 100% ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन दीजिए मरीज को। अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भैया एयरवे क्लीन नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे में, इफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो क्या करेंगे, इंट्यूबेट करेंगे। आप बोलते हैं ना हमने उस पे ले लिया वेंटिलेटर पे, तो वेंटिलेटर उसको बोलते हैं इंट्यूबेशन, है ना, तो इंट्यूबेट करेंगे, वेंटिलेटर तुरंत मरीज को वेंटी पे ले लेंगे। अगर एयरवे क्लियर नहीं रहेगा, मैंने बोला ना जब तक सांस है तब तक आस है, तो सांस तो दो। अच्छा, सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है, मैंने बताया आपको सेकंड प्रायोरिटी पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी बता रहा, तो सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी बताओ दोस्तों, फ्लूइड मैनेजमेंट, फ्लूइड मैनेजमेंट। तो यहां जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है ना वो है आरएल, आरएल मतलब रिंगर, इसको हर्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रिंगर लैक्टेज। रिंगर लैक्टेज को क्या बोलते हैं, हर्टमैन सॉल्यूशन। आपने हर्टमैन का नाम कहीं और सुना है क्या गाइनियोप्स में? हाँ सुना है, ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंप्लांटेशन इज कॉल्ड हर्टमैन्स साइन। और 10वें 11वें दिन में जो इंप्लांटेशन होता है तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हर्टमैन साइन। यहां पर है हर्टमैन सॉल्यूशन, दोनों अलग अलग है। हर्टमैन सॉल्यूशन इज आरएल, आरएल मतलब रिंगर लैक्टेज, तो आरएल हर्टमैन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। इट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस। फ्लूइड कितना देना है, पार्कलैंड के सूत्र से देना है दोस्तों, ध्यान रखिए, पार्कलैंड के सूत्र से देना है दोस्तों, ठीक है ना। तो सेकंड प्रायोरिटी जो यहां पर होगी वो क्या होगी, फ्लूइड। फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है दोस्तों, रिंगर लैक्टेज इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस, ठीक है दोस्तों। और फ्लूइड कितना देना है, पार्कलैंड के सूत्र से देना है दोस्तों। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज द इमरजेंसी फेज। इमरजेंसी फेज में आपको ड्रेसिंग भी करनी पड़ेगी दोस्तों, ड्रेसिंग भी करनी पड़ेगी। तो पहले आपने एयरवे क्लीन किया, फिर आपने फ्लूइड दिया। तीसरा काम आप लोग क्या करने वाले हैं, तीसरा काम हम लोग करने वाले हैं, थर्ड प्रायोरिटी पे हम जाने वाले हैं, ड्रेसिंग करनी है, बर्न की ड्रेसिंग करनी है। तो बर्न की ड्रेसिंग आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप इस्तेमाल लेंगे सिल्वर सल्फा डाइजीन, सिल्वर सल्फा डाइजीन, और एक आप काम में लेते सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। मेरे हिसाब से सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जहां बहुत जरूरी हो तो ही कीजिए, अन्यथा सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल ना कीजिए। क्यों ना कीजिए सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल, क्योंकि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ना दोस्तों, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक होता है। ये क्या करेगा, जब आप किसी बर्न के जगह पे आप इसको लगाएंगे तो लगाने के बाद उस एरिया में आपने लगा दिया, उस सेल्स में से सोडियम और पोटेशियम को बाहर खींच लेगा ये, क्योंकि ये क्या है, ये हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक क्या करता है, क्योंकि हाइपो मतलब इसमें लिक्विड की मात्रा ज्यादा है, इसमें कुछ चीज आकर घुल सकती है, तो सोडियम वोडियम इसमें आकर क्या करते हैं, घुल जाते हैं। तो क्योंकि ये हाइपोटोनिक है इसलिए सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। किसका इस्तेमाल करना चाहिए, सिल्वर सल्फा डाइजीन का। सिल्वर सल्फा डाइजीन की लेयर लगानी पड़ती है, फॉर्मेलिटी ना कीजिए। 1/16 इंच, करीब करीब 1 से 1.5 mm मोटी लेयर लगानी पड़ती है, करीब करीब 1 से 1.5 mm मोटी लेयर आपको बर्न के एरिया पे लगानी है दोस्तों, तब कहीं जाके सही सही सिल्वर सल्फा डाइजीन का इस्तेमाल माना जाएगा। हमेशा सिल्वर सल्फा डाइजीन, सिल्वर नाइट्रेट जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा विद ग्लव्स इस्तेमाल कीजिए, बेयर हैंड मत कीजिए, क्योंकि आपकी स्किन पर भी इनका प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों।
तो खुद की सेफ्टी भी तो रखनी है हमें। सिल्वर नाइट्रेट हाइपोटोनिक होता है, इसलिए वो पोटेशियम और सोडियम की मात्रा कम कर सकता है। हाइपोटोनिक होता है इसलिए डिक्रीज कर देता है पोटेशियम, इसलिए डिक्रीज कर देता है सोडियम, इसलिए इसका इस्तेमाल लिमिटेड है, लिमिटेड यूज है, इसका ब्रॉडली यूज नहीं होता। ब्रॉडली यूज किसका होता है? सिल्वर सल्फाडाइजीन का। ठीक है दोस्तों, तो सिल्वर सल्फाडाइजीन जो है इसका इस्तेमाल ब्रॉडली किया जाता है और सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल कम किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आप देखिए, मैं आपको बता रहा था अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इमरजेंसी फेज पढ़ा रहा हूं, और इमरजेंसी फेज में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है दोस्तों? यह वही समय है जब आपको हाइपोवोलीमिया हो सकता है, हाइपोवोलीमिया हो सकता है, और रीनल फेलियर हो सकता है दोस्तों, किडनी फेल, रीनल फेलियर हो सकता है दोस्तों। इमरजेंसी फेज में आप रीनल फेलियर में जा सकते हैं, एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी में जा सकते हैं, एक्यूट रीनल इंजरी में जाते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर में जा सकते हैं दोस्तों, और हाइपोवोलीमिया डेवलप हो सकता है दोस्तों इमरजेंसी फेज में। ठीक है दोस्तों। अब अगला फेज जो हमारे पास में है उस फेज का नाम है एक्यूट फेज, सेकेंड नंबर का फेज। इसमें हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट। एक्यूट फेज, एक्यूट फेज में दोस्तों क्या मैनेजमेंट किया जाएगा? देखिए, ये जो एक्यूट फेज है इसमें क्या मैनेजमेंट किया जाएगा? बड़ा ही सिंपल मैनेजमेंट है एक्यूट फेज का, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल मैं आपको इसका मैनेजमेंट बता रहा हूं। एक्यूट फेज होता क्या है? 48 से 72 घंटे में करीब करीब चालू होता है। इसको थोड़ा सा यहां करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ये 24 से लेके 72 घंटे तक चल सकता है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये भी 24 से लेके 72 घंटे के बाद से डिस्चार्ज तक, बस वही। तो हमारा जो एक्यूट फेज है वो 72 आवर्स के बाद में चालू होगा दोस्तों। ठीक है। एक्यूट फेज में हमें क्या करना है? देखिए, ये जो एक्यूट फेज है ये जब तक चलता रहेगा जब तक मरीज आपके डिस्चार्ज नहीं होता, अस्पताल में आपके पास रहता है। ऐसे केस में आपको फोकस करना है न्यूट्रिशन। मतलब इसमें मरीज बच तो गया, क्योंकि आपका जो मेन फेज था, जो पहला वाला फेज हमने पढ़ा था, फर्स्ट फेज जो हमने पढ़ा था इमरजेंसी का, उसमें मरीज की जान बच गई। अब वो एक्यूट फेज में आ गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है? उसका न्यूट्रिशन का। तो इसमें जो पहली प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है? फोकस ऑन न्यूट्रिशन। इसमें पहली प्रायोरिटी क्या होगी दोस्तों? फोकस करना है किस पे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको क्या देना है? प्रोटीन रिच डाइट देनी है। तो एक्यूट फेज में आपको फोकस करना है न्यूट्रिशन पे। क्या न्यूट्रिशन देंगे दोस्तों? आप फोकस करना है, आपको प्रोटीन रिच डाइट पे फोकस करना है। ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि जिस वार्ड में मरीज है उसका टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री से कम ना हो जाए। कई मरीज को हाइपोथर्मिया नहीं हो जाए क्योंकि उसकी स्किन अफेक्टेड हुई है, स्किन का काम था टेम्परेचर रेगुलेशन का, तो आपको प्रिवेंट करना है हाइपोथर्मिया नहीं हो जाए कहीं। क्योंकि जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो 28 से 30 डिग्री के बीच में ही रहना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। इससे कम हो गया तो हाइपोथर्मिया में मरीज जा सकता है, फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। एक्यूट फेज में एक और तकलीफ देखने को मिल सकती है आपको, वो है इन्फेक्शन। तो एक्यूट फेज का जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होता है? एक्यूट फेज का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है दोस्तों? क्योंकि 2 दिन 3 दिन हो गए हैं, अब मरीज का जो घाव था उसमें अगर आपने सही से ट्रीटमेंट नहीं किया है या कुछ भी कारण रह गया है, मरीज बच तो गया लेकिन स्किन में क्या डेवलप हो सकता है? इन्फेक्शन। तो हमें क्या करना है? अगर इन्फेक्शन डेवलप हुआ है तो स्किन में जहां पर बर्न हुआ था, अगर वहां इन्फेक्शन डेवलप होगा तो पस जरूर बनेगी। उस पस का कल्चर कराइए, कल्चर कराने के बाद में सूटेबल एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कीजिए डॉक्टर से पूछकर। ठीक है। दूसरी चीज, एक और खास दिक्कत हो सकती है क्योंकि इतना सारा फ्लूइड लॉस बॉडी में से हुआ है। ठीक है दोस्तों। आपके बॉडी में जिस पार्ट में बर्न हुआ है वहां बहुत सारा प्लाज्मा इकट्ठा हो सकता है, वहां पे इडिमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है दोस्तों। इडिमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है, और इस इडिमा की वजह से एक खास दिक्कत हो सकती है जिसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपने नाम सुना है? एक्चुअली क्या है, मान लीजिए ये आपका हाथ है, इसमें यहां पर बर्न हो गया, मान लीजिए
भगवान करे यहाँ कभी नहीं हो बर्न, फिर भी देखिए आप मान लीजिए यहाँ पर बर्न हो गया, यहाँ बर्न होने की वजह से स्वेलिंग डेवलप हो गई, यहाँ स्वेलिंग डेवलप हुई तो इस स्वेलिंग का प्रेशर कहाँ जा रहा है, पीछे, पीछे वाले कंपार्टमेंट में जा रहा है, साइड के कंपार्टमेंट में जा रहा है, इधर कंपार्टमेंट में जा रहा है। तो क्या होगा, अगर यहां प्रेशर बढ़ गया अंदर तो क्या यहां पल्स आएगी, पल्सलेसनेस, पेरेस्थीसिया, पैरालाइसिस, पेन, इस तरीके के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसको हम बोलेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होगा, पेन डेवलप होगा, पेरेस्थीसिया डेवलप होगा, पैरालाइसिस डेवलप होगा, पल्सलेसनेस डेवलप हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। दोस्तों ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी डेवलप हो सकता है, इसमें पेन, पेरेस्थीसिया, पेलर, पैरालाइसिस, पल्सलेसनेस, क्योंकि यहां पर नर्व्स पे भी प्रभाव पड़ेगा, यहां पे ब्लड सप्लाई पे भी प्रभाव पड़ेगा, पेल हो जाएगा, पेन होगा, पेरेस्थीसिया होगा, टिंगलिंग होगी। ठीक है, तो यहां पर संभव है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो जाए। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में होता क्या है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में अगर डेवलप होता है तो एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, असिस्ट करना होता है फॉर फेशियाटमी, फेशियाटमी या एस्कारटमी। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए आपका हाथ था, यहां स्वेलिंग डेवलप हो गई, स्वेलिंग डेवलप होने से यहां पे आर्टरी, वेन, नर्व प्रभावित हो रही है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, यहां की स्किन, यहां की फेशिया को काट देगा जिससे यहां प्रेशर रिलीज हो जाए। और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, असिस्ट कराएगा, किसके लिए, फेशियाटॉमी के लिए असिस्ट कराएगा। ठीक है दोस्तों, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में देखने को क्या मिलेगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में पेन देखने को मिलेगा, पेरेस्थीसिया देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पेलर देखने को मिलेगा, पल्सलेसनेस देखने को मिलेगी, पल्सलेसनेस, 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 पेन, पेरेस्थीसिया, पेलर, पल्सलेसनेस, ये सब चीजें आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर फेशियोटोमी करानी होती है दोस्तों। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फेशियोटोमी को असिस्ट करे दोस्तों। आशा करता हूं आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम तक की बात समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में आखिरी फेज है जिसका नाम है रिहेबिलिटेशन फेज। रिहेबिलिटेशन फेज, रिहेबिलिटेशन फेज, इसमें मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसको वापस प्रीवियस उसकी जो डेली एक्टिविटी थी उसमें लेकर आया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रिहेबिलिटेशन फेज में क्या होता है, कभी भी देखो कार्डिक रिहेबिलिटेशन भी होता है। कार्डिक रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है आपको हार्ट की कोई बीमारी थी और बीमारी हुई, आपको अस्पताल में भर्ती किया, भर्ती करने के बाद छुट्टी दे दी, बाईपास हुआ, जो भी हुआ है, स्टंट लगाया, छुट्टी दे दी, छुट्टी देने के बाद में आपकी वापस जो पुरानी गतिविधियां होती थी आपकी लाइफ में उसको वापस सुचारू रूप से लेकर आना ही रिहेबिलिटेंट का काम होता है। तो रिहेबिलिटेशन फेज में हमें मरीज की जो पहले की एक्टिविटी जैसा वो रहता था, जैसे जाता था, जॉब करता था, क्लास लेता था, जो भी करता था, उस रिहेबिलिटेशन की एक्टिविटी को वापस पुनर् लेकर आना होता है और मरीज के दिमाग से ये निकालना होता है, कोई प्रकार का डर होता है उसको निकालना था, मतलब उसको कुल मिला के नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आना होता। तो रिहेबिलिटेशन फेज में हम क्या करते हैं, मरीज को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आते हैं, टुवर्ड्स नॉर्मल लाइफ। ठीक है दोस्तों, ये रिहेबिलिटेशन का फेज है। लास्ट जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्राफ्टिंग। बर्न के एरिया को कवर करने के लिए, बर्न एरिया में जो इंजरी हुई है और जो वुंड डेवलप हो गया है उसको कवर करने के लिए या हीलिंग को फास्ट करने के लिए ग्राफ्टिंग की जाती है दोस्तों। ग्राफ्टिंग किसकी करोगे आप, स्किन ग्राफ्टिंग करोगे दोस्तों। अब हम स्किन ग्राफ्टिंग पे कुछ चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो स्किन ग्राफ्टिंग है ये अलग अलग प्रकार की होती है। स्किन ग्राफ्टिंग होता क्या है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्किन टू ट्रीट द बर्न अफेक्टेड एरिया। मैंने बता दिया आपको, स्किन को ग्राफ्ट करना, ट्रांसप्लांट करना, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्किन, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्किन टू कवर wound caused by
बर्न। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग कई तरीके की हो सकती है दोस्तों। जो पहली ग्राफ्टिंग होती है उसको बोलते हैं हीमोग्राफ्टिंग या एलोग्राफ्टिंग। हीमोग्राफ्टिंग, एलोग्राफ्टिंग, इसमें किसी दूसरे इंसान की स्किन को अपने वुंड पे लगाने की कोशिश की जाती है। हीमोग्राफ्टिंग या एलोग्राफ्टिंग, हीमोग्राफ्टिंग या एलोग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, हमारी स्पीसीज जो हम लोग ह्यूमन है, तो ह्यूमन स्पीसीज को इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन को ही इस्तेमाल किया जाता है। अदर मतलब हमारी खुद की स्किन काम में नहीं लेगी, इंसान, दूसरे इंसान की स्किन, अदर ह्यूमन स्किन इस्तेमाल किया जाता है। उसकी स्किन तो हटाई जाती है, हमारे स्किन के ऊपर लगाई जाती है, क्योंकि वो हेल्दी डोनर है। जिसकी स्किन हटाते हैं उसको बोलते हैं डोनर, और जिसके ऊपर लगाते हैं उसको बोलते हैं रिसिपिएंट। अब क्योंकि किसी और इंसान की स्किन आप लगा रहे हो, तो यहां पे चांसेस ऑफ रिजेक्शन ज्यादा होते हैं। रिजेक्शन होगा तो कैसे पता लगेगा? स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी, बहुत सारा ब्लड वहां पे आ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, उस हिस्से में इंफेक्शन, स्मेल आने लग जाएगी, पस बनने लग जाएगी। इसका मतलब आपने जो ग्राफ्टिंग की है वो रिजेक्ट हो गई है। अगर आपकी ग्राफ्ट रिजेक्ट होती है तो उसके चांसेस यहां कितने हैं रिजेक्ट होने के? उसके यहां चांसेस कितने हैं रिजेक्ट होने के? बहुत सारे चांसेस है भैया, हाई चांस। रिजेक्शन के चांस क्या है? हाई चांस। तो रिजेक्शन के चांस यहां क्या होते हैं? हाई होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी डेड पर्सन की स्किन लगा दी जाती है, जो हाल ही में मरा है उसकी स्किन ले ली जाती है और लगा दी जाती है। डेड पर्सन की स्किन, डेड, DEAD, डेड पर्सन की स्किन लगा दी जाती है, डेड पर्सन की स्किन लगा दी जाती है। ऐसा होता है, हाँ हो सकता है। इसको बोलते हैं कैडेवर डोनर। कैडेवर मतलब डेड बॉडी, कैडेवर डोनर। कि डोनर कौन था? विक्की, सॉरी, कैडेवर। तो जो कैडेवर डोनर मतलब किसी डेड पर्सन की स्किन का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, एक होता है हिट्रोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट भी बोलते हैं इसको। इसमें किसी दूसरे जानवर की स्किन का इस्तेमाल किया जाता है। हिट्रो मतलब दूसरा, हिट्रोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, किसी दूसरे स्पीसीज के जानवर की स्किन का इस्तेमाल किया जाता है, एनिमल का, फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। हम भी एनिमल है, हम सोशल एनिमल है, डिफरेंट स्पीसीज। जैसे कि एग्जाम्पल पिग की स्किन काम में ले ली, कभी कभी फिश की स्किन भी काम में ली जाती है। ठीक है, तो पिग है, फिश है, इनकी स्किन काम में लेकर लगाने की कोशिश की जाए, इसको बोलेंगे हेट्रोग्राफ्ट। इसमें भी चांसेस ऑफ रिजेक्शन कैसे होते हैं? हाई। रिजेक्शन के चांसेस कैसे होते हैं? हाई। हो सकता है सूट हो जाए, हो सकता है सूट नहीं हो, लेकिन मुश्किल की घड़ी में लगाना पड़ता है भैया। ठीक है, एक होता है ऑटोग्राफ्ट। इसमें हमारी स्किन का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारी स्किन का ही इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये लिख लिया दोस्तों। नेक्स्ट इज दी नेक्स्ट इसको मैं मिटा दूं, अभी आपको नेक्स्ट बता रहा हूं मैं आपको, ऑटोग्राफ्ट। नेक्स्ट इज दी ऑटोग्राफ्ट में हमारी खुद की स्किन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अवर ओन स्किन फ्रॉम हेल्दी साइट, हमारी स्किन का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर रिजेक्शन के चांस क्या होंगे? वेरी वेरी लेस, बहुत कम चांस है कि रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आपकी स्किन है। मान लो आपके हाथ में बर्न हुआ है, थाई में से लगा दी। मान लो आपके पाँव में बर्न हुआ है, चेस्ट में से स्किन लेके लगा दी। ये सुप्राक्लेविकुलर पार्ट से, यहां से स्किन लेते हैं, लगा देते हैं। कोशिश करते हैं ऐसी जगह से स्किन लगाएं जो टोन मेंटेन हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि जो हिस्सा आपका थोड़ा काला है वहां की स्किन लेके लगा दी आपके किसी सफेद वाले पार्ट पे, तो टोन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है। कोशिश की जाती है ऐसी जगह की स्किन लगाई जाए ताकि टोनिंग बराबर हो जाए। ठीक है, तो रिजेक्शन के चांसेस यहां पे वेरी वेरी लेस होंगे, क्योंकि आपकी खुद की ही स्किन को लगाया जा रहा है। अच्छा, एक आप देखिए, आइसोग्राफ्ट नाम सुना होगा आपने, कभी सुना हो तो। आइसोग्राफ्ट में क्या करते हैं, कोई आपका भाई या बहन जो ट्विंस है उसकी स्किन को लगाया जाता है, आइसोग्राफ्ट। इसमें आपके ही किसी ट्विन की स्किन लगाई जाएगी, मरीज के ट्विन की स्किन लगाई जाएगी। मतलब
ट्विन होने चाहिए। जैसे मान लो कोई इंसान जल गया, राजू जल गया, राजू को स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत है। राजू का एक भाई है खाजू, वो खाजू और राजू दोनों ट्विन्स पैदा हुए थे, साथ में पैदा हुए थे, तो खाजू की स्किन राजू के लगा दी, ठीक है, उठाकर। इसको बोलेंगे अपन कैसी ग्राफ्टिंग करी हमने, आइसो ग्राफ्टिंग करी है। इसमें भी रिजेक्शन के चांस क्या होते हैं, रिजेक्शन के चांस लेस होते हैं, क्योंकि ट्विन्स के केसेस के अंदर हमेशा जो जीन्स होते हैं वो समान पाए जा सकते हैं, तो ट्विन्स के केसेस के अंदर जो ग्राफ्टिंग होती है वो सक्सेसफुल होती है। एक आपने नाम सुना होगा आर्टिफिशियल स्किन। दो तरीके की आर्टिफिशियल स्किन होती है, बायोसिंथेटिक और सिंथेटिक। कभी आपने नाम सुना हो तो आर्टिफिशियल स्किन का भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ये भी एक तरीका है। आर्टिफिशियल स्किन अगर आपने नाम सुना हो दोस्तों, आर्टिफिशियल स्किन, ये दो प्रकार की है। एक को बोलते हैं बायोसिंथेटिक और एक को बोलते हैं सिंथेटिक। दो प्रकार की। सिंथेटिक में तो नायलॉन के कपड़े की बनाई हुई मैश होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। सिंथेटिक में नायलॉन और सिलिकॉन की शीट का इस्तेमाल, नायलॉन एंड सिलिकॉन की शीट, नायलॉन एंड सिलिकॉन, नायलॉन प्लस सिलिकॉन, नायलॉन और सिलिकॉन की बनी शीट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और बायोसिंथेटिक जो होती है ये 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस, 1 mm की थिकनेस की शीट्स आती है। बायो कोलेजन की बनी हुई होती है दोस्तों, इट इज मोर सक्सेसफुल। कोलेजन की बनी हुई, किसकी बनी हुई होती है, कोलेजन की 10 × 10 सेंटीमीटर की 1 mm मोटी, 1 mm थिक शीट्स आती है, शीट, इसको लगा दिया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की ग्राफ्टिंग। एक ग्राफ्टिंग हीमोग्राफ्ट, हिट्रोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट और आर्टिफिशियल स्किन। अब आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज द केयर ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की केयर आपको कैसे करनी है, केयर ऑफ ग्राफ्टिंग, इट इज अ लास्ट पॉइंट। केयर ऑफ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग की केयर कैसे की जाती है दोस्तों, दिस इज द लास्ट पॉइंट। ग्राफ्टिंग हो गई, बहुत बढ़िया, अब उसकी केयर कैसे करनी है, केयर ऑफ ग्राफ्टिंग। देखो भैया, 2 लोग हैं, एक तो डोनर था, डोनर, और एक रिसिपिएंट था, 2 लोग थे। रिसिपिएंट ने तो स्किन ली, डोनर ने स्किन दी, दोनों को ग्राफ्ट को, दोनों जो है वो ग्राफ्ट की श्रेणी में आएंगे। एक ने स्किन दी है और दूसरे ने स्किन ली है, ठीक है। तो देखिए भैया, जो स्किन देता है ना, या तो वो फुल थिकनेस स्किन देगा या वो पार्शियल थिकनेस स्किन देगा, ठीक है। देखो, जो डोनर है वो 2 तरीके की स्किन दे सकता है, एक तो फुल थिकनेस, इसमें क्या करते हैं, एपिडर्मिस भी ले लेते हैं, डर्मिस भी ले लेते हैं, और एक होगी पार्शियल थिकनेस। इसमें क्या करते हैं, एपिडर्मिस लेते हैं प्लस सम डर्मिस लेते हैं, थोड़ा सा डर्मिस का भाग ले लेते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल थिकनेस। तो डोनर जो होते हैं वो 2 तरीके के हैं, जिन्होंने फुल थिकनेस स्किन दी है और जिन्होंने पार्शियल थिकनेस स्किन दी है। फुल थिकनेस का मतलब है एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों दे दी, पार्शियल थिकनेस का मतलब एपिडर्मिस दी और थोड़ी सी डर्मिस दी है, ठीक है। ऐसे लोगों के अंदर नॉन हेडरेंट ड्रेसिंग कीजिए जेलोनेट की मदद से। ऐसे दोनों लोगों में जो ड्रेसिंग आपको करनी है, कैसी करनी है, नॉन एडहेरेंट जेलोनेट, जैसे जेलोनेट, JELONET, जेलोनेट का इस्तेमाल कीजिए, ये चिपकता नहीं है। नॉन एडहेरेंट, यहां जो ड्रेसिंग होगी वो कैसी होगी, नॉन एडहेरेंट, चिपकनी नहीं चाहिए। अगर चिपकेगी तो उनमें जो स्किन के टिश्यूज बनेंगे वो वापस निकल के आ जाएंगे भैया, ठीक है। रिसिपिएंट को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, एलिवेट करना है उसके लिम्ब को जहां ग्राफ्टिंग हुई है, और इडिमा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ये चीजों का ध्यान रखना है। जिसको रिसिपिएंट के क्या ध्यान रखना है, आपको एलिवेट रखनी है स्किन को, एलिवेट द ग्राफ्ट पार्ट को एलिवेट कर लीजिए। मान लो पांव में ग्राफ्टिंग हुई तो उसको बोलिए पांव के नीचे तकिया लगा के रखिए, हाथ में हुई है तो बोलिए हाथ को अप रखिए। एक उसको हाथ को ऐसे बांध दिया जाता है, आप देखिए कभी वर्ड के अंदर हाथ को ऐसे बांध दिया जाएगा, क्योंकि वहां ग्राफ्टिंग हो रखी है। तो ग्राफ्टिंग वाले पार्ट को हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। तो एलिवेट कीजिए ग्राफ्टिंग वाले पार्ट को, इडिमा से बचाइए, ईडिमा को प्रिवेंट कीजिए।
जैसे आप डायूरेटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कीजिए एंटीबायोटिक की मदद से, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कीजिए। ठीक है। और इम्यूनिटी को सप्रेस करना भी पड़ सकता है, सम टाइम इम्यूनो सप्रेशन करना पड़ता है। इम्यूनो सप्रेशन क्यों करना पड़ता है दोस्तों? क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर आपका बढ़ा हुआ रहेगा तो जो ग्राफ्ट आपने लगाया है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगर ग्राफ्ट रिजेक्ट हुआ तो, अगर ग्राफ्ट रिजेक्ट हुआ तो, अगर ग्राफ्ट रिजेक्ट हुआ तो क्या होगा? अगर ग्राफ्ट किसी का रिजेक्ट होता है तो वहां पर रेडनेस डेवलप हो जाएगी, स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी और इडीमा हो जाएगा। तो रेडनेस डेवलप हो जाएगी, स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी और इडीमा हो जाएगा, RSO हो जाएगा। ठीक है बेटा, शोर मच जाएगा, SOR, शोर, SOR। रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा? शोर मच जाएगा। शोर मतलब स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी, इडीमा डेवलप हो जाएगा, रेडनेस डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब समझिए ग्राफ्ट रिजेक्ट हो गया है दोस्तों। आशा करता हूं आपको स्किन का पूरा पार्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको कुछ और नई चीजें बताई जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।